हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडपी चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का वीडियो स्पेशली कक्षा 10 के बायोलॉजी से संबंधित है और हमारा अध्याय लगा हुआ है जैव विकास तथा जीवन की उत्पत्ति। हम लोगों ने जैव विकास के टॉपिक को पढ़ लिया है, स्टडी कर लिया है और अब हमें पढ़ना है जीवन की उत्पत्ति। और इस चैप्टर में एक और टॉपिक है जिसका नाम है आनुवंशिकता। ठीक है, तो आनुवंशिकता के टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है, चैप्टर का टाइटल आप बना लीजिए जैव विकास तथा जीवन की उत्पत्ति, कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार। तो आज का हेडिंग हमारा बनेगा आनुवंशिकता पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहली हेडिंग बनेगी आपकी आनुवंशिक लक्षण। ठीक है, इंग्लिश में जेनेटिक कैरेक्टर। तो हेडिंग बना लीजिए सभी लोग। कक्षा 10 में बायोलॉजी के सिलेबस में आज हम पढ़ रहे हैं आनुवंशिक लक्षण। ठीक है, तो आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है, ध्यान समझिएगा, बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है। तो आनुवंशिक लक्षण क्या होता है, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वे आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि वे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। अथवा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे लक्षण जो मात्र कोशिका से संतत कोशिका में जाते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। परिभाषाएं 3 हैं, आप चाहे जो लिख सकते हैं, सभी सही हैं। तो हमारा पहला हेडिंग क्लियर हुआ कि माता पिता से उनकी संतानों में जाने वाले लक्षण को ही आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। चलिए एक बात और जान लीजिएगा, हमारे शरीर में लगभग 120 दैहिक लक्षण पाए जाते हैं। कितने दैहिक लक्षण, याद रखिएगा, लक्षण 2 टाइप के होते हैं, एक आपका दैहिक लक्षण होता है और एक आपका लैंगिक लक्षण होता है। लैंगिक लक्षण ऐसे लक्षण जिनसे स्त्री और पुरुष जाति की पहचान होती है, वो लैंगिक लक्षण सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाते हैं। और ऐसे लक्षण जो शारीरिक रचनाओं को, बनावट को, रंग रूप को प्रदर्शित करते हैं वो दैहिक लक्षण कहलाते हैं। याद रखिएगा, लैंगिक लक्षण लैंगिक गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और दैहिक लक्षण दैहिक गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इतना लिखने के बाद हमारा अगला हेडिंग बनेगा आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल। चलिए, तो हमारा अगला हेडिंग बना हुआ है जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो एक पीढ़ी से पैतृक लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में ले जाते हैं उन्हें हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। बहुत इजी है। इतना लिखने के बाद आप एग्जाम्पल के तौर पे देंगे क्या, जैसे डीएनए हो गया आपका, या इसके अलावा गुणसूत्र हो गया, या इसके अलावा जीन हो गया। ठीक है, ये 3 ऐसे आनुवंशिक पदार्थ हैं जो खास तौर पे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। किसमें, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अर्थात हम लोगों के प्रत्येक कोशिका में ये 3 टाइप के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे कैरेक्टर्स को हमारी अगली पीढ़ी में पहुंचाते हैं। इसके अलावा प्लाज्मिड भी एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है जो कि खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, ये डिफरेंस होता है। तो प्लाज्मिड भी एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ ही है जो केवल और केवल प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे बैक्टीरिया है, ऐसे कोशिकाओं के अंदर ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। तो आनुवंशिक पदार्थ किसे कहते हैं आप जान गए। चलिए अगला पॉइंट बनाते हैं
आनुवंशिकता, आनुवंशिकता या फिर आप वंशागति हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इंग्लिश में हम इसे हेरिडिटी OR इनहेरिटेंस लिखेंगे, इनहेरिटेंस। ठीक है, दोनों चीज एक ही है, याद रखिएगा। आनुवंशिकता या वंशागति क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पहली बार जान लीजिएगा, इस शब्द का प्रयोग सन 1905 में बेटसन ने किया था। 1905 में इस शब्द का प्रयोग बेटसन, ये साइंटिस्ट हैं, ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले, आनुवंशिकता या वंशागति शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1905 में बेटसन नामक साइंटिस्ट ने किया हुआ था। आनुवंशिकता क्या होता है, वंशागति किसे कहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के जाने की क्रिया को ही हम आनुवंशिकता या वंशागति के नाम से जानते हैं। माता पिता के लक्षणों का उनसे उनकी संतानों में जाने की प्रक्रिया आनुवंशिकता या वंशागति कहलाती है। इतना लिखने के बाद हमारा अगला हेडिंग बनेगा जिसका नाम है आनुवांशिकी, जिसे हम लोग इंग्लिश में जेनेटिक्स लिखते हैं। ठीक है, एक बात जान लीजिएगा, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शॉर्ट नोट्स क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, 1 नंबर में 2 नंबर में जो भी प्रश्न किए जाते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तमाम हेडिंग्स इसमें क्लियर किया जाएगा, जिसे हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम में भी पाएंगे 1 से 2 नंबर में। तो आनुवंशिकी या जेनेटिक्स क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है, एक शाखा है जीव विज्ञान की, जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक पदार्थ और इनकी वंशागति के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे हम कहते हैं क्या, आनुवंशिकता या फिर जेनेटिक्स। याद रखिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों, आनुवंशिक पदार्थों और इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसी शाखा को हम आनुवंशिकी या फिर जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। चलिए, तो ये शॉर्ट नोट्स हो गए आनुवंशिकता से संबंधित। आइए कुछ और शॉर्ट नोट्स देखते हैं 1 से 2 नंबर में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी कड़ी में अगला हमारा बनेगा संकर क्या होता है, संकर। ठीक है, पहली बात जान लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है आनुवंशिकता के जनक, तो आप लिखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ये इसके जनक हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोग आगे भी क्लियर करेंगे, हमारा एक वीडियो और बनेगा इन्हीं के ऊपर, मेंडल जी के ऊपर। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या कैसे हुआ था, इसके जनक है, आनुवंशिकता की नींव किसने रखी थी, मेंडल जी ने, सब कुछ पढ़ेंगे उनके बारे में। फिलहाल आज का वीडियो खास तौर पे 1 से 2 नंबर में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनको क्लियर करना है। तो हमारा अगला हेडिंग बना हुआ है संकर क्या होता है, जिसे हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाइब्रिड आपने सुना होगा, आजकल जो भी आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स यूज करते हैं, नियर अबाउट देखा जाए सभी क्या है, हाइब्रिड ही होते हैं, संकर प्रजाति ही होती है। क्या होता है, जब 2 अलग अलग प्रजातियों के युग्मकों को आपस में मिला करके एक नई प्रजाति बनाई जाती है, तो उसी को हम लोग संकर कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जब 2 अलग अलग प्रजाति के जीवों के युग्मकों को मिला करके हम एक नई प्रजाति को बनाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं संकर। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप आजकल यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए धान देख रहे हैं 64, 44 कुछ भी हो, ठीक है, इनका जो फॉर्मेशन है हम अलग अलग प्रजाति से मिलकर बनाते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जो देसी गाय है, देशी गाय, ठीक है, अगर इसका जो क्रॉस है, इसका जो जनन है, अगर हम किसी दूसरे प्रजाति के मेल के साथ करा दें, जैसे राजस्थानी हो या कोई और हो, ठीक है, तो उसके द्वारा
ठीक है। तो अगर हम देशी गाय का जो क्रॉस है, जरन है, अगर हम राजस्थानी मेल के साथ करा दें तो उससे जो प्रोडक्ट उत्पन्न होगा, जैसे कि जर्सी कह लीजिए, ठीक है, तो वो होता है संकर। क्या होता है वो? संकर, यानी कि हाइब्रिड। तो याद रखिएगा, तो जब किन्हीं दो अलग अलग प्रजाति के जीवों के युग्मकों को मिला करके हम एक नई प्रजाति का निर्माण करते हैं तो उसे हम संकर कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। और ये प्रजाति अपने पूर्वज प्रजाति से काफी ज्यादा डिफरेंट होती, काफी ज्यादा स्पेशल होती है, इसलिए इसे हम संकर ओज भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसे संकर ओज भी कहा जाता है। संकर ओज, ओज माने श्रेष्ठ होता है, विशेष होता है, याद रखिएगा। तो संकर प्रजाति को ही हम संकर ओज कहते हैं, क्योंकि ये पहली वाली प्रजाति से काफी ज्यादा अच्छा होता है हर चीज में, इसलिए इसको संकर ओज कहा जाता है। अच्छा, तो संकर हो गया। अब जानते हैं संकरण किसे कहते हैं? संकरण, संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? संकरण किसे कहते हैं? संकर प्रजाति को उत्पन्न करने की क्रिया, यानी हाइब्रिड बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बहुत इजी है, मैंने बताया था, बहुत सिंपल टॉपिक है। हर हेडिंग बहुत सिंपल है, 1 से 2 लाइन में लिखना है और 1-2 नंबर में आपको, मैक्सिमम 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा। चलिए, तो संकर प्रजाति को बनाने की क्रिया संकरण कहलाती है, ये बात आप जान गए। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि संकर प्रजाति के जन्मदाता कौन थे, तो भी याद रखिएगा, हमें नाम जो है ग्रेगर जॉन मेंडल का ही देना है। अगर इसके जनक पूछे जाए, जन्मदाता पूछे जाए, ठीक है, जन्मदाता पूछा जाए, तो भी हमारा जवाब होगा मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं आगे। अभी इनको और थोड़ी सी हेडिंग क्लियर करनी है, आइए। तो संकर के बाद हमें और हेडिंग क्लियर कर लेते हैं। चलिए, अगला हेडिंग बनेगा हमारा एक संकर संकरण। एक संकर संकरण क्या होता है? यानी मोनो हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? एक संकर संकरण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब किन्हीं एक जोड़ी अर्थात 2 अलग अलग प्रजाति के बीच में हम क्रॉस कराते हैं। याद रखिएगा, कैसे होना चाहिए? एक जोड़ी, ठीक है, एक जोड़ी अर्थात 2, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रजाति के मध्य अगर आप क्रॉस कराते हैं, क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं, तो उससे जो उत्पन्न होगा जाति, उसी जाति को हम क्या कहें? उस क्रिया को हम कहेंगे एक संकर संकरण, ठीक है। याद रखिएगा, परिभाषा में लिखना है कि जब किन्हीं एक जोड़ी अर्थात 2 अलग अलग प्रजाति के मध्य हम क्रॉस कराते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं एक संकर संकरण। जैसे आप कोई भी ले लीजिए, जर्सी, साहिवाल, कुछ भी ले लीजिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। जर्सी, साहिवाल, देसी साहिवाल, कुछ भी ले लीजिए, 2 अलग अलग प्रजाति होनी चाहिए, दोनों के मध्य आप क्रॉस कराते हैं, जनन कराते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम एक संकर संकरण। दूसरा होता है द्विसंकर संकरण, यानी डाई हाइब्रिडाइजेशन। याद रखिएगा, डाई हाइब्रिडाइजेशन में होता है 2 जोड़ी आपको लेने हैं, कोई भी जाति ले लीजिए, चाहे आप जानवर की ले लीजिए, पौधे के ले लीजिए, 2 जोड़ी आप जाति लेंगे। याद रखिएगा, 2 जोड़ी लेकिन भिन्न भिन्न, याद रखिएगा, भिन्न 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 जाति लेकर के या प्रजाति के मध्य अगर आप क्रॉस करते हैं, ठीक है।
अगर आप दो जोड़ी अर्थात 4 अलग अलग प्रजाति के बीच अगर आप क्रॉस कराते हैं, जनन कराते हैं जीवों को, तो इसी प्रकार के प्रजनन को हम कहते हैं द्विसंकर संकरण। बहुत इजी है। जैसे आप ले लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए कि देसी हो गई गाय की बात कर रहा हूं मैं, तो देसी गाय, जर्सी गाय, हरियाणवी गाय, ऐसे आप 4 अलग अलग प्रजातियों को लेकर के आप उसमें क्रॉस करा दीजिए, तो इन्हीं को कहते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग द्विसंकर संकरण। परिभाषा लिखेंगे कि जब किन्हीं दो जोड़ी अर्थात 4 भिन्न भिन्न प्रजातियों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो इस क्रॉस को हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। चलिए अगला क्या है, संकर पूर्वज संकरण। पूर्वज संकरण, ठीक है, यानी इसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बैक क्रॉस क्या होता है, याद रखिएगा बैक क्रॉस। जब किसी संकर प्रजाति का उसके पूर्वज प्रजाति के साथ क्रॉस करवाया जाता है, प्रजनन करवाया जाता है, तो उसको हम संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। जैसे देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पर अगर हम कोई प्रजाति ले लें, जैसे आप लाल पुष्प ले लीजिए, लाल, ये एग्जाम्पल दिया जाता है, लाल पुष्प का हम अगर सफेद पुष्प के साथ क्रिया करा दे, सफेद पुष्प, ये बात आप जान जाएंगे सफेद पुष्प क्या होता है, लाल में क्यों ले रहा हूँ, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। लाल पुष्प, सफेद पुष्प, अगर दोनों से एक नई प्रजाति बनेगी तो उससे बनेगी गुलाबी पुष्प। गुलाबी पुष्प, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लाल पुष्प के बीज को ले लें और सफेद पुष्प के बीज को लेकर के एक नई प्रोडक्ट बनाएं तो वो होगा गुलाबी रंग का पुष्प, ठीक है। अब इस गुलाबी रंग के पुष्प का जो बीज होता है, अगर उसका हम जो है किसके पूर्वज से, चाहे लाल वाले से करा दें चाहे सफेद वाले से करा देंगे, तो ये होता है संकर पूर्वज संकरण। यहाँ पर जो बना हुआ है ये है संकर प्रजाति, और ये जो दोनों है इसके पूर्वज हैं। ये क्या है, पूर्वज हैं, पहले वाले हैं। तो अगर हम संकर प्रजाति का क्रॉस इसके पहले वाले किसी प्रजाति से करा देते हैं तो उसी को हम संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। परिभाषा ये लिखना है कि जब किसी संकर प्रजाति का उसके किसी पूर्वज प्रजाति के साथ क्रॉस कराया जाता है, जनन कराया जाता है, तो उसे हम संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। इतना लिखेंगे। चलिए इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा परीक्षण संकरण क्या है। परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण क्या होता है, टेस्ट क्रॉस आपसे पूछा जाएगा। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, तो याद रखिएगा जो हमारा पहला वाला था एक संकर संकरण, यही है टेस्ट क्रॉस, यानी कि जो हेडिंग आप एक संकर संकरण में लिखते हैं वही चीज क्या है, परीक्षण संकरण। यानी कि जब हम किसी एक जोड़ी अर्थात 2 अलग अलग प्रजाति के मध्य हम क्रॉस कराते हैं, जनन कराते हैं, तो उसी को हम परीक्षण संकरण या फिर टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यही आपको इसमें भी लिखना होगा। चलिए तो ये आपको हो गया। इसके अलावा अगर हम एक और लिखते हैं, सिंपल है, अन्योन्यता संकरण। अन्योन्यता संकरण, ठीक है, इंग्लिश में इसको हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे ये हो गया जर्सी, देसी गाय, देसी मिलती देसी, और ये हो गया शाहीवाल। ध्यान दीजिएगा, शाहीवाल। हम यहाँ पर गाय की 2 प्रजाति ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देसी में भी एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ठीक है, और शाहीवाल में भी एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ कठिन नहीं है। हम बात कर रहे हैं अन्योन्यता संकरण यानी रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, तुमने 2 प्रजाति लिया है, एक देसी लिया है और एक लिया है शाहीवाल। देसी में भी मेल होगा और फीमेल होगा, शाहीवाल में भी मेल होगा और फीमेल होगा। अब हम करेंगे क्या, इनका आपस में क्रॉस कराएंगे, अदला बदली कराके। एक बार हम देसी का मेल लेंगे और शाहीवाल का फीमेल के साथ क्रॉस करा देंगे। ध्यान दीजिएगा, पहली बार हमने देसी का मेल और शाहीवाल का फीमेल के साथ क्रॉस करवाया, फिर उसके बाद हमने एक बार शाहीवाल का मेल और देसी का फीमेल के साथ क्रॉस करवाया और देखा कि दोनों के बीच प्रोडक्ट किस प्रकार से आते हैं।
तो इसी प्रकार की क्रॉस को हम रेसिप्रोकल क्रॉस या अन्योन्यता संकरण के नाम से जानते हैं। परिभाषा कैसे लिखनी है वो सुनिए ध्यान से। जब हम किन्हीं दो प्रजाति के नर और मादा को अदला बदली करा करके बदल करके क्रॉस करवाते हैं, जनन करवाते हैं, तो उसे हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। ठीक है, कुछ कठिन नहीं है। जब दो प्रजाति के नर और मादा को बदल करके हम क्रॉस करवाते हैं, जन्म करवाते हैं, तो उसे हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। इतना लिखने के बाद चलिए अगला हेडिंग हमारा क्या बनेगा, आइए देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और डिफरेंट हेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी मेंडल के नियम हैं और इसके अलावा और भी तमाम चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है 1 से 2 नंबर के जो प्रश्न हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। तो आगे हमारा बनेगा एलील तथा एलिलोमार्फ। एलिलोमार्फ, ठीक है, तो ये हेडिंग आपको बना हुआ है। एलील तथा एलिलोमार्फ क्या होता है, बहुत इजी पॉइंट याद हो गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आएगा, क्योंकि पहली बार आप समझ रहे इस चीज को। तो एलील और एलिलोमार्फ क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये हो गया लाल पुष्प, लाल पुष्प, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एक हो गया सफेद पुष्प, सफेद पुष्प। या आप ले लीजिए इस कड़ी में देशी गाय, और यहां पर ले लीजिए आप शाहीवाल। गाय। अब ध्यान दीजिएगा, तो परिभाषा क्या बनेगी, जोड़ी में लिए गए लक्षण, ठीक है, जोड़ी में है लाल पुष्प है, सफेद पुष्प है, अथवा आप ले लीजिए देशी गाय, जर्सी, साहिवाल गाय। तो जोड़ी में लिए गए लक्षण एक दूसरे के एलील, ठीक है, और सॉरी एलिलोमार्फ, और उनके जो जीन होंगे उन्हें हम एलील कहते हैं। फिर तो सुनिएगा, जोड़ी में लिए गए लक्षण जैसे लाल पुष्प और सफेद पुष्प, ये एक जोड़ी हो गया, ठीक है। तो जोड़ी में लिए गए लक्षण एक दूसरे के एलील कहलाते हैं, और उनके जो जीन होते हैं वो उन्हें हम सॉरी एलिलोमार्फ कहलाते हैं, और उनके जो जीन होते हैं उन्हें हम एलील कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये दोनों क्या है, एलिलोमार्फ हैं, एलिलोमार्फ हैं, और इनका जो जीन होगा, जिसे हम लाल पुष्प को हम लोग अंग्रेजी में कैपिटल आर तो करते हैं, सफेद पुष्प को स्मॉल आर तो करते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, एलील्स हैं, ठीक है, एलील्स। ये सारी चीजें आप लोग आगे और ज्यादा समझेंगे। अभी ये शॉर्ट चीजें हैं, जब आपको डिटेल बताया जाएगा तो आप और ज्यादा इसको क्लियर कर लेंगे। फिर सब परिभाषा फिर तो लीजिएगा। जोड़ी में ये देखिए जोड़ी है, लाल सफेद एक जोड़ी हो गया, इसका ये संकेत होता है, ठीक है। तो जोड़ी में लिए गए लक्षण एक दूसरे के एलिलोमार्फ कहलाते हैं, और उनके जो जीन होते हैं वो एलील कहलाते हैं। अर्थात लाल पुष्प क्या है, एलिलोमार्फ है, सफेद पुष्प क्या है, एलिलोमार्फ है। लाल पुष्प का जो जीन होगा एलील वो कैपिटल आर, सफेद पुष्प का जो एलील होगा वो स्मॉल आर। अर्थात जो इसे संकेत करते हैं वो एलील होता है, और जो उसको पूरा लिखा जाता है शब्द के रूप में वो क्या होता है, एलिलोमार्फ होता है। चलिए एक बात और याद रखिएगा, ये जो शब्द है एलील और एलिलोमार्फ, इस शब्द का प्रयोग अगर आपसे पूछा जाए शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये होगा बेटसन, ठीक है। बेटसन ने इस शब्द का प्रयोग किया था 1903 में, ठीक है, ये आप जान रहिएगा। अगली जो परिभाषा है वो होगी क्या, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप को हम हिंदी में जीन रूप कहते हैं, जीन रूप, और इसको हम लोग कहते हैं दृश्य रूप। दृश्य रूप, ध्यान दीजिएगा। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, याद रखिएगा। परिभाषा क्या लिखेंगे हम,
जोड़ी में लिए गए लक्षणों, ठीक है, कि जीनों की आंतरिक संरचना को जीनोटाइप और बाह्य संरचना को फेनोटाइप कहते हैं। तो याद रखिएगा, हमेशा जोड़ी में ही लिए जाते हैं लक्षण के जीन। ये जीन है, 2 जीन हैं, हमेशा साथ में लिए जाते हैं। तो जो आंतरिक संरचना होती है उसको जीनोटाइप कहते हैं और जो बाहरी संरचना होती है वो फेनोटाइप कहलाती है। याद रखिएगा, परिभाषा क्या होगी, जीन की आंतरिक संरचना क्या कहलाएगी, जीनोटाइप, और जो बाह्य संरचना होगी उसे हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप। याद रखिएगा। देखिए जैसे ये आप किसी भी फूल में देखेंगे नहीं, आर होता है, स्मॉल आर होता है, ये सब आप नहीं देखेंगे। इसका एग्जाम्पल जो होगा ये यही होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर। आप किसी भी लाल फूल में आर नहीं देखते हैं, वो इंटरनल फीचर होता है, ठीक है, तो वो जीनोटाइप होता है। और जो आपको बाहर से दिखता है, जैसे लाल दिख रहा है, पीला दिख रहा है, गोरा दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, ये सब क्या है, बाहरी संरचना होती है, इसलिए इसको फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो जैसे लाल हो गया, सफेद हो गया, लंबा हो गया, ठीक है, गोरा हो गया, जो बाहर से दिखता है कैरेक्टर वो फिनोटाइप होता है और जो अंदर से दिखता है वो जीनोटाइप होता है। ये आप जान लीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपसे ये कभी पूछा जाए कि इन दोनों में और क्या अंतर, पहला अंतर तो ये आप जानेंगे क्या है, जीन की आंतरिक संरचना जीनोटाइप होता है और बाह्य संरचना फिनोटाइप होता है। पहला अंतर ये हो गया। दूसरी बात क्या है, जीनोटाइप जो होता है, जीनोटाइप ये कभी बदलता नहीं है, कभी बदलता नहीं है। लेकिन जो फिनोटाइप है, फिनो जो टाइप होता है ये बदलता रहता है। याद रखिएगा, समय के साथ साथ बदलता रहता है। जैसे आप जब छोटे से थे तब जो डीएनए थे, जो जीन थे, वही आज भी जीन है। जीन नहीं बदले हुए हैं, डीएनए नहीं बदला हुआ है, तो वो आंतरिक है, इसलिए उसको जीनोटाइप कहते हैं, वो कभी नहीं बदलता। लेकिन आप छोटे थे, अब आप बड़े हो गए और भी बड़े होंगे, तो धीरे धीरे आपका बाहरी स्ट्रक्चर जो कटिंग है, फेस का डिजाइन, कटिंग वगैरह है, ये बदलता रहता है, तो रंग रूप आकार प्रकार बदलता रहता है, तो वो फिनोटाइप है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जीनोटाइप कभी नहीं बदलता, लेकिन फिनोटाइप बदलता रहता है। चलिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे जीनोटाइप अंग्रेजी में लिखा जाएगा और फिनोटाइप जो हिंदी में लिखा जाएगा वो फिनोटाइप होता है। इसके अलावा एक हेडिंग और हम लोग क्लियर करते हैं, लास्ट हेडिंग। अच्छा, ये बताना मैं भूल गया, जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द का प्रयोग W.L. जॉनसन ने किया था, जॉनसन ने। ठीक है, याद रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। एक बात तो जान लीजिएगा, हम लोग अभी एक टॉपिक और क्लियर करते हैं, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। समयुग्मजी अर्थात होमोजाइगस, और विषम युग्मजी अर्थात हेटेरोजाइगस। देखिए परिभाषा क्या होगी, सम मतलब समान होता है, युग्म मतलब जोड़ा। जैसे आप ले लीजिए कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर, ये जोड़ा है, 2 जीन का जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोनों कैपिटल है, ये दोनों कैपिटल आर है, यहाँ पर इस जोड़े में भी दोनों स्मॉल आर है। ठीक है, जो अंग्रेजी में शो किया जाता है लेटर फॉर्म में वो जीनोटाइप होता है। ठीक है, आपको पता है कि इसका जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप यानी दोनों आर है कैपिटल, वो भी। और इसके अलावा जो फिनोटाइप, इसका मतलब अगर देखा जाए तो आर मतलब लाल होता है, तो ये लाल। ठीक है, तो दोनों का मतलब लाल होगा, कैपिटल आर मतलब दोनों का मतलब लाल होगा, और दोनों कैपिटल है अर्थात दोनों को जो है अंग्रेजी के लेटर सेम है। याद रखिएगा, तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम है, तो इसको समयुग्मजी कहा जाता है। परिभाषा क्या होगी, जोड़ी में लिए गए
जीन की जीनोटाइप और फिनोटाइप, या जोड़ी में उपस्थित दोनों जीनों के जीनोटाइप और फिनोटाइप, अर्थात आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना जब समान हो तो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, यहाँ जो भी लिखा जाएगा दोनों कैपिटल होना चाहिए या दोनों स्मॉल होना चाहिए, दोनों एक ही चीज होना चाहिए, ठीक है, तभी उसे हम कहेंगे समयुग्मजी। यहाँ पर देख लीजिए दोनों स्मॉल आ रहे हैं और दोनों का मतलब सफेद ही होता है, तो ये हो गया समयुग्मजी। विषमयुग्मजी में क्या होता है, जैसे आपका कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, ठीक है, या कैपिटल टी स्मॉल आर हो गया, तो ये दोनों अलग अलग है। याद रखिएगा यहाँ पर एक का मतलब लाल है, दूसरे का मतलब सफेद है। इसका मतलब क्या है, लाल, और इसका मतलब क्या है, सफेद। इसका मतलब लंबा है, इसका मतलब बौना, सॉरी सफेद। तो दोनों ये जोड़ा है, दो जीनों का जोड़ा है, ठीक है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, याद रखिएगा, युग्म मतलब जोड़ा। तो जोड़ी में उपस्थित दोनों जीनों की जो आंतरिक संरचना है वो और जो बाह्य संरचना है वो जब समान नहीं होगी तो उसी को हम कहते हैं विषमयुग्मजी। आंतरिक संरचना मतलब कैपिटल आर ये है, ये स्मॉल आर है, तो वैसे ही डिफरेंट हो गया जीनोटाइप इसका। इसके अलावा इसका मतलब लाल होता है, इसका मतलब सफेद होता है, वो भी डिफरेंट हो गया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, जोड़ी में उपस्थित दोनों जीनों की जब आंतरिक संरचना अर्थात जीनोटाइप और बाह्य संरचना अर्थात फिनोटाइप जब दोनों सेम हो तो उसे समयुग्मजी, और जब जोड़ी में उपस्थित दोनों जीनों की आंतरिक संरचना अर्थात जीनोटाइप और बाह्य संरचना अर्थात फिनोटाइप दोनों सेम ना हो तो उसे विषमयुग्मजी कहते हैं। याद रखिएगा, इस शब्द का प्रयोग बेटसन ने किया था और सॉन्डर्स, बेटसन और सॉन्डर्स ये दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इन दोनों ने समयुग्मजी और विषमयुग्मजी शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा, बहुत इजी है, थोड़ा सा आप फोकस करेंगे। समयुग्मजी में दोनों लेटर सेम होने चाहिए, दोनों स्मॉल हो या दोनों कैपिटल हो, दोनों का मतलब एक होना चाहिए। विषमयुग्मजी में दोनों भले कैपिटल हों, ठीक है, दोनों भले कैपिटल हों लेकिन दोनों का मतलब एक नहीं होगा। इसका मतलब लाल, इसका मतलब लंबा। ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल टी, दोनों अलग है, तो अलग होंगे तो विषमयुग्मजी, सेम सेम होंगे तो समयुग्मजी। चलिए, तो अगले वीडियो में फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।